हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे गुरु ज्ञान अड्डा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 13 मई के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर, डेली करंट अफेयर के। और आज चर्चा करेंगे इन क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हाल ही में विशाखापट्टनम गैस जो त्रासदी हुई है उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ है, बहुत ही चर्चा में है। पिछली 7 तारीख से 7 मई से लगातार चर्चा में है ये मुद्दा। तो इस पर आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करेंगे। साथ ही भोपाल त्रासदी जो हुई थी उसकी भी हम रिवाइज करेंगे। इसी के साथ में आज क्या क्या सेशन में क्वेश्चन रहने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इस सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसी के साथ में क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या रहने वाले हैं। हाँ, एक ज़रूरी सूचना, यदि आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। और सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपका, फाइंडिंग फ्रीडम नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो एक पुस्तक है जिसके आपको लेखक बताने हैं, और किताब का नाम है फाइंडिंग फ्रीडम, शॉर्ट नाम है इसका। अभी इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहले राइटर देख लेते हैं। ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरंड इसके लेखक हैं, दोनों ब्रिटिश लेखक हैं। इसी के साथ में अगर इसकी बात करें तो ये आपकी किताब है, और इस किताब का जो पूरा नाम है वो है फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन मेकिंग ए मॉडर्न रॉयल फैमिली। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये किताब का पूरा नाम है। और ये बायोग्राफी है इंग्लैंड के जो प्रिंस हैं हैरी, और उनकी पत्नी है यानी कि उनकी वाइफ हैं जिनका नाम है मेगन मार्कल, उनकी दोनों की बायोग्राफी है ये। तो इन पर लिखी गई किताब है, और ये इसी साल यानी कि 2020 में अगस्त में रिलीज होगी, तो प्रकाशित होगी। तो इसको देख लेते हैं। इसी के साथ में अब आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण किताब यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ जो अभी हाल ही में चर्चा का विषय रही हैं या चर्चा में रही हैं। देखिए, अभी एक किताब आई थी, शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपुल। तो ये गिरीश कुबेर ने लिखी है, जो कि एक पत्रकार भी हैं, महाराष्ट्रियन हैं। इसी के साथ में शिवाजी राव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा महाराज नाम की किताब आई थी, जो कि उमा बाला सुब्रमण्यम ने लिखी है। इसी के साथ में एक और किताब आई थी जिसका नाम है गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना इस्लाम। तो ये M J अकबर साहब हैं, उन्होंने ये किताब लिखी थी। इसी के साथ में कल के सेशन में हमने महाराणा प्रताप की जब हम जयंती पढ़ रहे थे, तो उसी के साथ में एक किताब की चर्चा की थी जिसका नाम था महाराणा प्रताप द इंडिविजुअल वॉरियर्स। तो इस किताब के जो लेखक हैं वो हैं रीमा आहूजा। तो ये कुछ आपकी अभी हाल ही में चर्चा में रहने वाली पुस्तकें या किताबें हैं। और इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया गया। तो ये आपका 11 मई को मनाया गया था। और जो 11 मई 1958 है, 98 है, यानी कि 11 मई 1998 को भारतीय सेना ने पोखरण जो रेंज है वहाँ पर एक न्यूक्लियर मिसाइल जिसका नाम शक्ति 1 रखा गया था उसका परीक्षण किया था। और इस दिन को पोखरण परमाणु मिशन के रूप में भी जाना जाता है। और इसी जो न्यूक्लियर मिसाइल का जो शक्ति परीक्षण किया गया था, इसी मिसाइल के परीक्षण के उपलक्ष्य में उस जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा ये दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो आपको स्क्रीन पर हमने दिखा रखा है एक फ़ोटो। तो अगर इसकी चर्चा करें और थोड़ी सी, तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था दोस्तों वो मई 1974 में हुआ था। और उस समय जो
हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उनके समय में। और इसे जो मिशन, जो ये परीक्षण हुआ था 1974 का, इसको इस्माइली बोद्दा नाम दिया गया था। और इसी परीक्षण के साथ में जो भारत था वो परमाणु क्लब में शामिल होने वाला छठवां देश बन गया था। और जो नेशनल साइंस डे है, क्योंकि तकनीकी है तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही, तो यहाँ पर नेशनल साइंस डे भी आपको पता होना चाहिए, जो कि 28 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है डॉक्टर सीवी जो रमन थे उनके द्वारा एक खोज की गई थी रमन प्रभाव यानी कि रमन इफेक्ट की, उसके उपलक्ष्य में ये जो दिवस है भारत सरकार के द्वारा मनाने की घोषणा की गई थी। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने हाल ही में ध्रुव नामक यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट आधारित सैनिटाइजर बनाया है? तो ये बनाया है आपका डीआरडीओ ने। और डीआरडीओ जो है उसकी फुल फॉर्म हो जाती है आपकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और 1 जनवरी 1958 में हुई थी। जो इसका डीआरडीओ डे है वो मनाया जाता है 1 जनवरी को, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान जो चेयरमैन है वो हैं जी सतीश रेड्डी। अब आपको बता देते हैं इसमें जो ध्रुव लिखा हुआ है इसकी भी फुल फॉर्म बनती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म बनती है वो बनती है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर, इसकी फुल फॉर्म बनेगी। इसी के साथ में आपको बता देते हैं कि कुछ दिनों पहले ही अल्ट्रा वायलेट डिस डिसइंफेक्शन टावर भी डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था। तो ये डीआरडीओ के जो ये मशीन देख रहे हैं ये मशीन बनाई गई है। अब ये मशीन काम क्या करेगी? तो देखिए सर, जो कागज़ जो है, चाहे वो बैंक पासबुक हो, चाहे कोई ज़रूरी दस्तावेज हो, चाहे आपके नोट हो, नोट यानी कि करेंसी, उनको सबको सैनिटाइज करने का काम ये करेगी। मतलब सरकारी जो ऑफिस हैं उनमें ये लगाई जाएगी, बैंकों में लगाई जाएगी। तो ये नोट गिनने वाली मशीन है और ये कागज़ों को इसमें अंदर दिया जाएगा और जो कागज़ है वो सैनिटाइजर होकर बाहर निकलेगा। तो ये एक तरह की जो दस्तावेज सैनिटाइजर है वो बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट तैयार की है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये की है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा, और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। अब आपको बता देते हैं कि जो ये किट है ये पूर्ण तरीके से स्वदेशी किट है और ये मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर आपको जो कोविड-19 संक्रमण है उसकी रिपोर्ट दे देगी। आपको हल्की सी बात यहाँ ये बताने की मतलब आवश्यक है कि चाइना ने भी हमें कुछ अत्याधुनिक कोविड-19 की जांच हेतु किटें दी थी, लेकिन वो एक नंबर की वो जो चाइनीज़ माल होता है जिसके बारे में लोग कहते हैं चाइनीज़ माल चले तो बहुत दूर तक, नहीं तो कुछ नहीं। तो वही वाली किटें हमें दे दी थी जिनको हमने वापस कर दिया, वो हमारी किसी काम की नहीं थी। और इसी वजह से चीन ने काफ़ी देशों को ये किट बांटी थी और सभी देशों ने उसकी ये जो नकली किट है, ख़राब किट है, वो वापस कर दी है। जिसके कारण इंटरनेशनल समाज में यानी कि जो वैश्विक स्तर है वहाँ पर चाइना की बहुत किरकिरी हो रही है। और इसी चीज़ों को देखते हुए चाइना अब बॉर्डर्स और दक्षिण चीन सागर में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है ताकि जो इसकी ये कोविड-19 के जरिए जो किरकिरी हो रही है उससे ध्यान बटाया जा सके। तो खैर ये तो एक अलग इशू हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान यही रखना है यहाँ पर कि जो चाइना है उसने भी ऐसी किटें वैश्विक मतलब कोविड-19 से लड़ने के लिए दुनिया में कई देशों को वितरित की थी और महंगे दामों में बेची थी, और जो कुछ भी नामात्र की किट थी। तो इसी का ध्यान रखते हुए जो भारत है उसने जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है उसने अपनी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट तैयार कर ली है और ये 5 मिनट में आपको इसका जो कोरोना संक्रमण है उसकी रिपोर्ट दे देगी।
इसी के साथ में यहाँ एक टर्म्स आया है पुणे। तो पुणे के बारे में आपको मैं बता दूं कि आगा खान जो प्लेस है वो आपका पुणे में स्थित है। इसी के साथ में भारतीय रासायनिक प्रयोगशाला भी आपकी पुणे में स्थित है। भारत का जो पहला उल्लू महोत्सव 2019 में बनाया गया था, ये भी आपका पूना में आयोजित किया गया था। ई कुरविन जो कि एक संयुक्त युद्धाभ्यास है भारत मालदीव का, ये 2019 में पुणे में संपन्न हुआ था। तो ये कुछ जरूरी टर्म्स हैं जिनको आप याद रखेंगे पुणे से संबंधित। इसके अलावा पुणे इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सिविल सिटीजन अवार्ड ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है किरण मजूमदार शो को। और जो किरण मजूमदार शो हैं ये बायोकॉन की संस्थापक हैं। आपको फोटो दिखा देते हैं, बायोकॉन की संस्थापक हैं और ये चौथी भारतीय बन गई हैं इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली। अब इसके साथ में आपको उन लोगों के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं जो पहले इस अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। तो देखिए, इनके अलावा 3 भारतीय और हैं जिनको इससे सम्मानित किया जा चुका है। तो सचिन तेंदुलकर इनसे पहले यानी कि 2012 में सम्मानित हो चुके हैं। उनसे पूर्व 2006 में पूर्व अटॉर्नी जनरल भारत के सोली जहांगीर सोराबजी इस अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। और उनसे भी पहले मदर टेरेसा 1982 में इस अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। तो ये जो आपकी किरण मजूमदार शो है ये चौथी भारतीय बन गई हैं। इसी के साथ ही आपको अगला प्रश्न बताते हैं। किस राज्य सरकार ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है? तो देखिए, ये कर दी है आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने। और जो मध्य प्रदेश सरकार है उसके अभी जो वर्तमान में आपके बनते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और इसी के साथ में राजधानी बन जाती है आपकी भोपाल। और आपको हम बता दें कि जो यहाँ आपके राज्यपाल हैं लालजी टंडन साहब हैं और संजय यादव यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री बनते हैं। इसी के साथ में अगर आपको बता दें जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया था मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जो उद्यान है यानी कि नेशनल पार्क हैं जिनकी संख्या 9 है, वो भी आपके मध्य प्रदेश में बनते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के बारे में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है भारत का पहला जो गार्विक क्लिनिक है वो आपका भोपाल में खोला गया है। अब ये जो गार्विक क्लिनिक है इसके बारे में बता देते हैं। गार्विक क्लिनिक का मतलब होता है जो कूड़ा है, गार्विक जो स्रोत हैं उनको इकट्ठा करने के एवज में जो लोग उनको इकट्ठा करते हैं उनके स्वास्थ्य, उस कचरे को इकट्ठा करके और उसको जलाने तक की जो व्यक्ति काम करते हैं उनको फ्री, उस कचरे के एवज में फ्री इलाज या फ्री क्लिनिक सुविधा दी जाएगी। देखिए, गार्मेंट से मेरे एक टर्म से ध्यान आ रहा है कि जो छत्तीसगढ़ है उसके अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट में भारत का पहला गार्बेज कैफ़े खोला गया है। यानी कि जो कचरा बीनने वाले हैं वो कचरा बीन कर लाएंगे तो वो जितना कचरा लाएंगे उसके एवज में उनको भरपेट खाना खिलाया जाएगा उस कैफ़े में। तो ऐसा करने वाला जो है वो आपका छत्तीसगढ़ अंबिकापुर बन जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत का पहला गार्बेज कैफ़े कहाँ खुला है, देखिए 2 बातें हैं। एक तो है आपका कि भारत का पहला गार्बेज कैफ़े कहाँ खुला है, तो ये बात अलग है। और उत्तर भारत का पहला गार्बेज कैफ़े कहाँ खुला है, तो ये दूसरी बात है। तो उत्तर भारत का जो पहला गार्बेज कैफ़े खुला है वो आपका दिल्ली के द्वारका में खुला है। और जो आपका भारत का पहला गार्बेज कैफ़े खुला है वो आपका खुला है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। और जो भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक खुला है ये आपका खुला है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो बिल्कुल भी फ्रेंड्स यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, मिलते जुलते टर्म्स हैं। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में गरुड़ पोर्टल
किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। और इसी के साथ में आपको कुछ चीज़ थोड़ी सी जानकारी प्रोवाइड करवा देते हैं। पहले आपको फ़ोटो दिखा देते हैं, ये आपकी फ़ोटो है। इसी के साथ में जो गरुड़ पोर्टल है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और हरदीप सिंह पुरी जो आपके राज्यसभा सांसद है उत्तर प्रदेश से, इसके मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पोर्टलों की अगर बात करें तो युक्ति पोर्टल, जिसका कि पूरा नाम बनता है यंग इंडिया कोविटिंग कोविड-19 विथ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और इसी के साथ में दूसरा था कर्तव्य पोर्टल। जो ये दोनों हैं, युक्ति पोर्टल और कर्तव्य पोर्टल, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए थे। और जो वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाती है हरिद्वार उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड के हरिद्वार से वो लोकसभा सांसद हैं वर्तमान में। ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। तो यहाँ पर ये आपको ज़रूर देख लेना है। इसी के साथ में गाइज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपको लगता है कि हम जो आपको सेशन की तैयारी करवा रहे हैं या प्रोवाइड करवा रहे हैं जो सेशन, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और आपको ऐसा लगता है कि हम आपके लिए काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसके एवज में आप हमें एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही अपने दोस्तों के भी सेशन को शेयर कर दें। और जो हमारा, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नए सेशन की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ ही देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो हाल ही में विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था स्टाइरिन गैस का। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 101% एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब हो सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस कांड से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो इसलिए हमने एक ही पेज पर आपको दोनों को बहुत शॉर्ट रूप में बताने का प्रयास किया है। देखिएगा, विशाखापट्टनम गैस त्रासदी, तो यह मामला विशाखापट्टनम की एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्रीज की निर्माण इकाई प्लांट में हुआ था, और इसमें गैस रिसाव की घटना घटी थी इस एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्रीज की निर्माण इकाई प्लांट में, जो कि आपका विशाखापट्टनम में स्थित है। और यह घटना 7 मई 2020 सुबह के लगभग 3-3:30 बजे की है, और यह गैस 4 किलोमीटर क्षेत्र में फैल गई थी, जिसके कारण कई लोग, आधिकारिक तौर पर जो मीडिया बता रही है वो बता रही है 15 लोग, लेकिन इसमें लोग काफ़ी मर गए हैं। इसी के साथ में याद ताज़ा होते हुए हमारी भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी की भी यादें ताज़ा हो जाती हैं। 3 दिसंबर 1984 को ये कांड हुआ था, और कंपनी थी यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के, ये जो कारखाना था भोपाल में, उसमें ये घटना घटी थी। और इसमें जो गैस रिसाव हुआ था वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, और जिसको कि मिक नाम दिया गया था, शॉर्ट में मिक कहते हैं। इस गैस का उपयोग कीटनाशक दवाइयों को बनाने में किया जाता है, और इससे लगभग जो प्रभावित लोग थे वो 15,000 लोग इससे प्रभावित, यानी कि डायरेक्टली मर गए थे, और कई हजार, इससे 4 गुना लोग इससे मतलब फिजिकली प्रभावित हुए थे। तो इसी के साथ ही आज का अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री फिरोजुद्दीन फिरोज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो ये आपके पाए गए हैं अफगानिस्तान के। और क्योंकि इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो आपको बता दें अफगानिस्तान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं फिरोजुद्दीन फिरोज, ये आपके कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब बात हो रही है अफगानिस्तान की, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। राजधानी रहेगी आपकी काबुल, राष्ट्रपति रहेंगे अशरफ गनी, मुद्रा रहेगी अफगान अफगानी, और पाक और अफगानिस्तान के जो बीच का सीमा निर्धारण करने वाली रेखा है उसको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में
किस देश ने ओमान सागर में युद्धाभ्यास के दौरान अपने ही जो पानी का जहाज है उसको निशाना बनाकर समाप्त कर दिया? तो यह आपका कर दिया है ईरान ने। और अब ईरान पर आपको हम बता देते हैं, ये घटना आपकी 11/5/2020 यानी कि 11 मई 2020 की है। और जो ओमान खाड़ी है यानी कि ओमान सागर है, वहाँ पर एक कोरोना का जो वैश्विक महामारी का संकट चल रहा है उसके बीच में ईरान एक युद्धाभ्यास कर रहा था। और इस युद्धाभ्यास के दौरान उसके दो पानी के जहाज जिनका नाम था जामरान और कोणार्क, ये दोनों जहाज इस युद्धाभ्यास में लगे हुए थे। और इस जहाज में जो मतलब इस युद्धाभ्यास में जो जहाज डैमेज हुआ है जिसको निशाना बनाया गया है वो आपका कोणार्क जहाज था, नाम आप याद रखेंगे। और इसी कोणार्क जहाज को निशाना बनाकर उड़ा दिया गया था। गलती से ये काम ईरानी जो एयरफोर्स है उसने गलती से किया था, लेकिन ऐसी गलती ईरान अब लगातार करता आ रहा है। आपको ध्यान दिला दें, ऐसी ही गलती कुछ समय पहले ईरान ने की थी। तब ईरान ने जो यूक्रेन एयरलाइंस थी उसका जो जहाज़ था, हवाई जहाज़ जिसमें सबसे अधिक यात्री ईरान के ही थे, उसको भी निशाना बना दिया था गलती से। और इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करी जाए तो ये जो अभी हाल ही में ये घटना घटी है ईरान में, और जो पानी का जहाज़ इन्होंने कोणार्क नाम का जहाज़ जो इन्होंने निशाना बनाकर समाप्त कर दिया है, उसमें ईरान के 20 से अधिक बताए जा रहे हैं जो सैनिक हैं, नौसैनिक, उनकी मतलब हत्या भी हो चुकी है। इसी के साथ में आप तोमान करेंसी यहाँ पर ईरान से संबंधित याद रखेंगे, क्योंकि जो तोमान है वो ईरान की नई करेंसी के रूप में जानी जाएगी। अब नूर सैन्य सैटेलाइट आप ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में ईरान ने इसको लॉन्च किया है। 100 से अधिक भाषा बोलने वाला पहला वैश्विक रोबोट जो है वो ईरान ने बनाया था, जिसका नाम था सुरोना। इसके अलावा आपको बता दें चाहबार पोर्ट जो ईरान से संबंधित है, जहाँ पर इसको चाहबार जो पोर्ट है ईरान का एक पोर्ट है, और इसको भारत के द्वारा विकसित किया गया है। एलिंजा फिरोजा जो कि एक शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी एक प्रतियोगिता भी जीती थी, तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ में फ्रेंड्स, आप हमारे इस सेशन को अधिक से अधिक लाइक करते हुए अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ में मैं नीरज सर आपसे एक बार फिर दोबारा मुलाकात करूंगा अगले सेशन में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, नमस्कार।